हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने पावर सिस्टम एनालिसिस का, जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट। एंड सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हम स्टडी करते क्यों हैं, ताकि हम अपने दिए हुए अनबैलेंस सिस्टम की स्टडी यानी एनालिसिस हम आसानी से कर सकें बाय कन्वर्टिंग द अनबैलेंस सिस्टम इनटू बैलेंस सिस्टम। अगर बैलेंस सिस्टम की बात करें तो बैलेंस सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है जिसकी वजह से हम अनबैलेंस सिस्टम को सबसे पहले बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं एंड देन स्टडी करते हैं। सो बैलेंस सिस्टम को अगर हम देखें तो क्या है, द फेजर क्वांटिटी ऑफ ऑल थ्री फेजेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री। ठीक है, जैसा कि हम फेज का जानते हैं कि n नंबर ऑफ फेज है, यानी n फेज सिस्टम है, n फेज सिस्टम है। सो उनके बीच में, हर एक फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा फाई विल बी इक्वल टू 360 बाई एन। ठीक है, फाई इक्वल टू 360 बाई एन मीन्स अगर थ्री फेज सिस्टम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 360 बाई 3, यानी तीनों फेज के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 120 डिग्री। बट टू फेज के केस में क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल थ्री फेज विल हैव आइडेंटिकल इम्पीडेंस means the impedance of all three phases from the supply end to load end will be equal। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ ईच फेज विल बी इक्वल। ठीक है, मीन्स फेजर क्वांटिटी हर एक फेज की अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, रिस्पॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट है, करंट इन ईच फेज कैन बी डायरेक्टली कंप्यूटेड बिकॉज ऑल द थ्री फेज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, सो हम हर फेज की डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस सिस्टम हमारा कब अनबैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला रीजन देखें, ड्यू टू अनबैलेंस लोड। मीन्स अगर बैलेंस लोड हो जाए, अनबैलेंस तो क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं बिकॉज पावर की रिक्वायरमेंट लोड एंड पे वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल फेज वोल्टेज। अनइक्वल फेज वोल्टेज इन द सेंस अनबैलेंस सप्लाई। ठीक है, सो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम अगर जनरेटिंग स्टेशन पे कुछ आता है, किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पे, जनरेटर टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है, तो ऐसा अनबैलेंस फेज वोल्टेज क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, सिंगल आर टू फेज शॉर्ट सर्किट आर ओपन लाइन वायर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, ध्यान रहे कि थ्री फेज फॉल्ट हो या थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में। मीन्स उस समय सिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। बट इन सिंगल फेज फॉल्ट आर टू फेज फॉल्ट, चाहे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो या सिंगल ओपन वायर हो, टू लाइन शॉर्ट सर्किटेड हो या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो थ्रू द ग्राउंड शॉर्ट सर्किट हो या टू लाइन ओपन सर्किट कंडीशन हो, सारे कंडीशन क्या होते हैं, इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो ये तीन हमारे पास रीजन हुए अनबैलेंस सिस्टम क्रिएट करने के, और तीन ही सेक्शन भी होते हैं हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में। क्या, एक सप्लाई एंड, एक ट्रांसमिशन एंड और एक लोड एंड। तो ये क्या हो गया, सप्लाई एंड, ये क्या हो गया, लोड एंड, और ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन एंड पे क्या कोई फॉल्ट आकर हो जाए। ठीक है, मीन्स जनरेशन से लेके लोड सेंटर तक उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पे कहीं भी कोई फॉल्ट अकर हो जाए। सो ये सारे रीजन थे। अब चूंकि हमें अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम किस मेथड से करेंगे, बिकॉज अगर अनबैलेंस सिस्टम के एनालिसिस करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू बैलेंस सिस्टम, देन चूंकि हर फेज क्या होते हैं, आपस में डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड तीनों फेज की एनालिसिस हमें लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो हम बैलेंस सिस्टम में पर फेज एनालिसिस करके हम बाकी फेज के पैरामीटर भी अपडेट कर लेते थे, वो अनबैलेंस सिस्टम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। एंड टू कन्वर्ट द बैलेंस सिस्टम मीन्स द कन्वर्ट द अनबैलेंस सिस्टम इनटू बैलेंस सिस्टम, हमारे पास एक थ्योरम है, फोर्टेस्क्यू थ्योरम। ठीक है, एंड फोर्टेस्क्यू थ्योरम एक मैथमेटिकल थ्योरम है जो कि नाम पड़ा है फोर्टेस्क्यू साइंटिस्ट के नाम पे, और अगर हम देखें तो इनका नाम है सीएल फोर्टेस्क्यू। सीएल फोर्टेस्क्यू। ठीक है, 1918 में
इन्होंने ये थ्योरम दिया था और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए अनबैलेंस सिस्टम ऑफ n फेजर कैन बी रिजॉल्व इनटू n-1 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर एंड 1 को फेजर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा इंटरेस्ट किसके लिए है, 3 फेज सिस्टम के लिए, सो फॉर 3 फेज सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू क्या है 3, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैलेंस सिस्टम होंगे, n-1, यानी 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर एंड 1 को फेजर। ठीक है, अब हम देखें कि 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर हमारे पास क्रिएट हो गए 3 फेज सिस्टम से एंड 1 को फेजर, यानी अगर 3 फेज सिस्टम है तो हमारे पास कितने फेजेस के सिस्टम मिले, 3 फेजेस के। ठीक है, यानी 2 बैलेंस फेजर में एंड 1 को फेजर में। अब इनका मतलब समझते हैं, जो 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर हैं इनके हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सबसे पहला ये 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर है, एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, ये भी क्या है, कंपोनेंट। मीन्स हमारे पास जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में हम ब्रेक कर रहे हैं ताकि हमारा अनबैलेंस सिस्टम बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसमें हमने देखा कि 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर है एंड 1 को फेजर, एंड 2 सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर में एक क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है एंड दूसरा क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। 1 को फेजर को देखें तो को फेजर का मतलब तीनों का फेज क्या है, सेम है, और तीनों का फेज अगर सेम है यानी उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो यानी उनका सीक्वेंस आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उनके बीच में कोई भी सीक्वेंस नहीं है, यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। सो इसलिए बोलते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, सो हमारे पास मिला एक पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का मतलब जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल फेजर है उसी सीक्वेंस में हमारा एक बैलेंस फेजर सिमेट्रिकल कंपोनेंट का मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल फेजर के निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा क्या मिलेगा, नेक्स्ट सिमेट्रिकल कंपोनेंट का फेजर, बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट का फेजर मिलेगा। एंड थर्ड वन क्या है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, मीन्स तीनों फेज क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। सो यहाँ पे देखें, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स 1 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 0। ठीक है, 0। सो अगर हम इन्हें समझें कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, सो उसके लिए हम एक अनबैलेंस सिस्टम कंसीडर करते हैं। लाइक लेट्स सपोज अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम हैविंग द फेज R, Y एंड B। जो भी हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन है 3 फेज वायर के लिए क्या है, R, Y, B। ठीक है, सो R, Y, V फेज हमने कंसीडर कर लिया अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम के लिए। लेट सपोज उनका फेजर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे R है एंड फेज सीक्वेंस हमेशा किस में चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स R यहाँ है तो Y क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ आएगा एंड B हमारा क्या आएगा, यहाँ। ठीक है, मीन्स R, Y, B, चाहे वो वोल्टेज का हो या करंट का हो। अगर वोल्टेज का होगा तो क्या हो जाएगा, VR, VY, VB, I का होगा IR, IY, IB। ठीक है, मीन्स ये R, Y, B क्या हो जाएंगे, सफिक्स में आ जाएंगे। ठीक है,
सो ये हमारे पास अनबैलेंस फेजर है जिसमें हर एक फेज के बीच में एंगल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू फॉर्टेस्क्यू थ्योरम अगर हम इसे स्प्लिट करें, मीन्स कन्वर्ट करें इनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट में, तो हर एक फेज को मीन्स यहाँ पे आर फेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू सिस्टम ऑफ बैलेंस फेजर, मीन्स टू सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड वन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R0। सिमिलरली Y का क्या मिलेगा, Y1 Y2, Y1 इज द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज Y, Y2 नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड Y0 मीन्स जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। यहाँ पे B मिलेगा, क्या मिलेगा, B1 प्लस B2 प्लस B0, ठीक है। अब इनका हम फेजर ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फेजर ड्रॉ करें, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, R Y एंड B। चूंकि ये क्या है, ये तीनों फेज बैलेंस हैं एंड इनका सीक्वेंस क्या है, ओरिजिनल फेजर का R Y B मीन्स फेज का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सफिक्स 1 से, यानी R1 Y1 एंड B1। इन तीनों के बीच में फेज एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। यानी तीनों सिमेट्रिकल कंपोनेंट आपस में बैलेंस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, RYB के बाद यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेक्स्ट नेगेटिव सीक्वेंस। सो R नेगेटिव सीक्वेंस के लिए फेज कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, मीन्स जो ओरिजिनल फेजर का फेज सीक्वेंस था उसके रिवर्स, यानी R Y और यहाँ पे क्या मिलेगा, B, ठीक है। चूंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव सीक्वेंस को, मीन्स फेज का रोटेशन कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सफिक्स 2 से। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, R2 Y2 एंड B2, ठीक है। सो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट जीरो सीक्वेंस हम ड्रॉ करते हैं। सो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होगा, को फेजर है, यानी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी तीनों आपस में एक ही फेज में होंगे, ठीक है। R0 Y0 B0, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी RYB रख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए कोई सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए बोलते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने एक अनबैलेंस फेजर को हमने एक बैलेंस सेट ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बैलेंस फेजर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे R किस में ऐड हुआ, किस में स्प्लिट हुआ, R1 R2 R0, Y Y1 Y2 Y0 एंड B B1 B2 एंड B0, ठीक है। अब हम इस फेजर को रीडिफाइन करें तो हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम रीडिफाइन कर क्यों रहे हैं, ये अगर देखें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेजेस थे, 3, RYB, यानी 3 फेज सिस्टम के लिए हर फेज के पास अपनी फेजर क्वांटिटी होगी, यानी 3 फेज की एनालिसिस हमें करनी थी। चूंकि ये अनबैलेंस सिस्टम के फेजर थे जिनकी हम पर फेज बेसिस एनालिसिस नहीं कर सकते थे, मीन्स अगर पर्टिकुलर R फेज का एनालिसिस करें तो Y फेज एंड B फेज का वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हम इसे किस में कन्वर्ट करने चले, बैलेंस में। बट बैलेंस किससे कन्वर्ट किए, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में। एंड सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में जैसे ही हम कन्वर्ट करने चले, हमने क्या देखा कि 3 फेज हमारे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट में ब्रेक हो गए, 3 प्लस 3 यानी 9 फेजर में हमारे स्प्लिट हो गए। यानी जहां हमें एनालिसिस करनी थी 3 फेज की, वहां अब हमें 9 फेज की एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक तरह से अगर देखें तो ये क्या हो गया, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। बट इसी कॉम्प्लिकेसी को अगर हम रिड्यूस करें तो हमें क्या मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने एक वीडियो लेक्चर देखा था, क्या, द ऑपरेटर अल्फा, ठीक है। उसी ऑपरेटर अल्फा का अब हम यूज करके इन बैलेंस सिमेट्रिकल फेजर के हर एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एंड रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फेजर के सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में। लेट सपोज हम रेफरेंस मान लेते हैं R, ठीक है। यानी हम R के सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में Y एंड B के
सिमेट्रिकल कंपोनेंट को रिलेट करेंगे, ठीक है। लाइक अगर R1 को रेफरेंस माने तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड Y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सिमिलरली R2 का रेफरेंस में Y2 एंड B2 की वैल्यू, एंड यहाँ पे Y0 एंड B0 की वैल्यू R0 के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तीनों के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो 120 डिग्री, यहाँ पे क्या है 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 degree, means it say if we operate a phasor with alpha then the magnitude of that phase will be same but it will be displaced by 120 degree, means अगर R1 फेज पे हम अल्फा ऑपरेट करा दें तो क्या मिल जाएगा B1। यहाँ पे क्या है 120 प्लस 120 यानी 240, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 एंगल 240, यानी अल्फा स्क्वायर से अगर हम R1 को ऑपरेट करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा Y1, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है B1 की, इन टर्म्स ऑफ B1 विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा अल्फा R1, ठीक है। सिमिलरली Y1 क्या मिला Y1 अल्फा स्क्वायर R1, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके बाद निगेटिव सीक्वेंस में चलते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा R2 को रेफरेंस माने तो यहाँ पे क्या मिलेगा Y2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अल्फा R2 B2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर R2, ठीक है। यहाँ पे देखें तीनों सेम फेज में है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज बैलेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं R0 इज इक्वल टू Y0 इज इक्वल टू B0, ठीक है। सो लेट सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर फेज के सिमेट्रिकल कंपोनेंट को अगर रेफरेंस मान लें तो हम बाकी फेज के सिमेट्रिकल कंपोनेंट को उस रेफरेंस फेज के सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं विद दीज रिलेशन, ठीक है। सो हमने क्या कंसीडर किया कि आर फेज एंड आर फेज के सारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या हो गए हमारे लिए रेफरेंस हो गए। सो आर फेज को अगर हम देखें तो आर को सिमिलरली यहाँ पे लिख दें एज इट इज R0 प्लस R1 प्लस R2। हमने यहाँ पे जीरो सीक्वेंस पहले लिखा है देन पॉजिटिव देन निगेटिव, इसका एक रीजन है, आगे चल के एक मैट्रिक्स डिजाइन होगी एंड उसका इन्वर्स में हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाई फेज का। सो वाई फेज का क्या है Y0 Y1 प्लस Y2, बट हम Y को किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ फेज R, एंड फेज R के सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में Y की वैल्यू देखें तो Y0 इज इक्वल टू R0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R0 प्लस R1 को देखें तो Y1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर R1, सो यहाँ क्या लिख देंगे अल्फा स्क्वायर R1 प्लस Y2 को देखें तो अल्फा R2 यानी यहाँ पे हो जाएगा अल्फा R2। सिमिलरली B के लिए देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R0 बिकॉज B0 इज इक्वल टू R0। नेक्स्ट देखें B1, सो B1 इज इक्वल टू अल्फा R1, सो यहाँ पे क्या मिलेगा अल्फा R1 प्लस B2 को देखें अल्फा स्क्वायर R2 अल्फा स्क्वायर R2, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम तीनों फेज को हम एक ही फेज के सिमेट्रिकल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर चुके हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करके अनबैलेंस सिस्टम की पर फेज एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हम सिर्फ आर फेज की एनालिसिस कर लें तो हम वाई फेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं एंड बी फेज की भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा आर वाई बी विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा R0 R1 R2, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया किसके टर्म में, ये क्या है अनसिमेट्रिकल फेजर अनबैलेंस्ड फेजर क्वांटिटी, ठीक है। दिस वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स
transformation matrix which is represented by A, okay, and this one is matrix of symmetrical component, symmetrical component, मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट की नॉलेज है तो यूजिंग दिस मैट्रिक्स हम अनबैलेंस फेजर की क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट की नॉलेज तो होगी नहीं। अभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा किसकी नॉलेज होगी, आर वाई एंड बी फेज के फेजर क्वांटिटी की। सो अगर हम इसका रिवर्स ले लें, रिवर्स लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारे पास क्या है, अनबैलेंस फेजर क्वांटिटी, यानी अनबैलेंस फेजर क्वांटिटी हमारे पास नोन होंगी अनबैलेंस सिस्टम की, और हमें उन्हें किस में कन्वर्ट करना होगा, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फेजर, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसकी एनालिसिस करेंगे एंड देन हम इस इक्वेशन के थ्रू हम बाकी फेजेस की भी रिस्पॉन्सेस निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, आर नॉट R1 प्लस नहीं R2, यहाँ से क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इनवर्स, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, R, Y एंड B, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, R, Y, B इज इक्वल टू A, क्या है, R0, 1, 2, R0, 1, 2, ठीक है। अगर हम इसे ट्रांसफर करें मीन्स R0, 1, 2 यानी हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट चाहिए होगा, तो A का क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे एंड इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स का एक शॉर्टकट क्या है कि 1/3 हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इन्वर्स निकालिएगा, इसके डिटर्मिनेंट से इसके ट्रांसपोज कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3, और यहाँ पे मिलेगा 1, 1, 1, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। मीन्स जब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, 1/3 से डिवाइड कर देना है, यानी 3 से डिवाइड कर देना है एंड जो भी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है आपस में क्या कर देनी है, स्विच कर देना है। मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास अनबैलेंस फेजर की क्वांटिटी नोन है तो हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमने कहा था कि यहाँ पे जीरो सीक्वेंस हमने लिखा, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। ऐसा सीक्वेंस हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम सीक्वेंस बाद में लेते R0 तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलती, देखिएगा R, Y, B हमें मिलता 1, 1, 1, 1, 1, यहाँ पे मिलता अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलता R0, R1, R2, ठीक है। मैंने कहा था कि किसी भी मेथड से अप्लाई करें, दोनों सेम ही है, बट मैं इसे प्रेफर करता हूँ बिकॉज जब मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो मुझे सिंपली 1/3 करना होगा और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा करना होगा। बट जब मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखें, R0, R1, R2 विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स। अब क्या करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा, बट विथ ट्रांसपोज, यानी कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हुए। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम देखें तो 1 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर की अल्फ़ा, यहाँ पे 1, 1, 1, ठीक है।
सो इस तरीके से मुझे इन्वर्स लेने में दो काम करने पड़े, कौन कौन से, एक तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और साथ के साथ हमें स्वैप करना पड़ेगा अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा। सो ये हमें क्या मिलेगा, आर वाई बी। ठीक है, दोनों में से आपकी इच्छा है, आप कोई भी प्रिफर कर सकते हैं, बट मैं प्रिफर ये करता हूँ जिससे कि इन्वर्स में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी फेजर में, अब हमने क्या कहा, ये फेजर क्वांटिटी है एंड फेजर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, V एंड I। ठीक है, यानी अगर अनबैलेंस फेजर का वोल्टेज क्वांटिटी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, VR, VY, VB, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR0, VR1, VR2। ठीक है, अगर I है तो यहाँ पे सिंपली रख देंगे IR, IY, IV, और यहाँ पे IR0, IR1, IR2। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट की स्टडी हम कर किस ले रहे हैं, ताकि अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, बट इन्हीं सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हेल्प से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अनबैलेंस सिस्टम की डिग्री कितनी है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ अनबैलेंस सिस्टम, डिग्री देखें तो क्या मिलेगा हमें, डिग्री ऑफ अनबैलेंस, ठीक है। सो डिग्री ऑफ अनबैलेंस इज गिवन बाय, डिग्री ऑफ अनबैलेंस इज गिवन बाय डिससिमेट्री कोफिशिएंट, डिससिमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, mean this dissymmetry coefficient A is equal to the ratio of negative phase sequence component upon positive phase sequence component। ठीक है, मीन्स वी कैन से फॉर दिस सिस्टम A will be equal to R2 upon R1 and for percentage value we need to multiply it by 100। ठीक है, सो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनबैलेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट का वैल्यू पता हो एंड पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का वैल्यू पता हो। ठीक है, इंटू 100 कर दें। ठीक है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है अपने पावर सिस्टम इंजीनियर के पास, अ सिस्टम ऑफ लाइन वोल्टेज इज कंसीडर्ड टू बी बैलेंस इफ द कोफिशिएंट is less than 5%। ठीक है, मीन्स अगर ये कोफिशिएंट 5% से कम है तो हमारा सिस्टम क्या है, अभी भी बैलेंस कंडीशन में है। अगर एबव 5% है तब उस सिस्टम को हम क्या कंसीडर करेंगे, अनबैलेंस सिस्टम। ठीक है, सो आई होप कि आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा अभी तक कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट दिए हों तो हम अनबैलेंस फेजर क्वांटिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगर अनबैलेंस फेजर क्वांटिटी दिए हुए हों तो हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, साथ के साथ ये भी देखा कि हम डिग्री ऑफ अनबैलेंस या डिससिमेट्री कोएफिशिएंट कैसे ऑब्टेन करेंगे और किस कंडीशन में हम अपने बैलेंस सिस्टम को अनबैलेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अदर टॉपिक ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।